अंबेडकरवादियों की सरकार आएगी तो जरूर पहले महीने छीन लेंगे इनके सारे पैसे अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे और बांट देंगे सारी जनता में। सबसे पहले ये हिस्सेदारी दी जाएगी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को, उसके बाद किसी और का नंबर आएगा। उसके अलावा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसके अलावा कोई बात नहीं की जाएगी। बाकी सब छल कपट धोखा बेईमानी है और लड़ाई कराते हैं ये आरएसएस बीजेपी वाले जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के विभिन्न कम्युनिटीज है ना अंदर, कि तुम्हारा हक इसने मार लिया, उसने तुम्हारा हक मार लिया। अबे वो भी तो चाइना और पाकिस्तान और आरएसएस के एजेंट हैं। वो क्यों चाहेंगे इन 40-50 लोगों की संपत्ति छीन के देश के गरीबों में बांट दी जाए? क्यों चाहेंगे? वो भी तो इन्हीं के दलाल हैं, वो चोर हैं, वो आरएसएस के दलाल हैं। सब गुलामी करवाते हैं। जो ठेकेदारी प्रथा पे लोग रखते हैं उनको हायर एंड फायर वाली प्रथा पे 20,000 रुपए पे, 10,000 रुपए पे, सफाई कर्मचारियों को तो 5-5 हजार रुपए महीना दे के ये काम करा रहे हैं। इतने बड़े चोर और लफंगे बेईमान है ये। इन्होंने कोई नौकरी कभी नहीं दी है, इन्होंने हमेशा नौकरियां छीनी है। तेल जो देश का निकल रहा है वो हमारा और आपका है ना, और चुरा कौन रहा है? अडानी अंबानी। ये पोर्ट्स तो हमारे है ना, या कि इनके अडानी जी के पिताजी ने बनाए थे पोर्ट्स। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इनका नाम भी लेता है तो वो बेईमान चोर है। किसी भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति इनकी तारीफ में एक शब्द बोलता है तो वो देशद्रोही है। अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो संपत्ति का सर्वे कराएगी, और अगर शहर में कोई मकान है, गांव में कोई मकान है तो एक मकान छीन लेगी, और मंगलसूत्र महिलाओं का छीन लिया जाएगा, स्त्री धन छीन लिया जाएगा, और वो जो है सब छीन कर ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी और अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी के सभी लोग, अगर वो किसी चीज़ में सबसे अच्छे हैं दुनिया में तो वो झूठ बोलने में, धोखाधड़ी करने में है, ठगी में है। यही काम वो करते हैं और यही काम करते रहेंगे। तो वो ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी जो है 70-75 साल तक, 65 साल तक सत्ता में रही, तो 65 साल में तो किसी का मंगलसूत्र छीना नहीं उन्होंने, ना किसी को दिया। अब ऐसी कौन सी बात हो गई जो वो ये काम कर देगी? सत्ता में आने का 65 साल तक इंतज़ार किया उन्होंने कि एक बार बीच में 10 साल के लिए मोदी जी आएंगे, उसके बाद जब हम सरकार बनाएंगे तब मंगलसूत्र छीनेंगे। कि कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, जो राहुल गांधी जी और उनके कुछ अच्छे सलाहकार जैसे सैम पिट्रोडा हैं, जो ये 40 से 50 लोग जो हैं, अडानी अंबानी, यूसुफ लुलू, इस प्रकार के जो चाइनीज एजेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ज़्यादातर गुजरात से आते हैं। पाकिस्तानी एजेंट जो ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं जो गुजरात से आते हैं, उन 40-50 लोगों का अगर चुराया हुआ पैसा देश से, जो धन संपत्ति उन्होंने टैक्स की चोरी करके और मोदी जी और अमित शाह जी से मिलके और इनके दूसरे मिनिस्टर्स से मिलके जो इन्होंने सारे देश की संपदाओं पे कब्जा किया है, जो पोर्ट सारे फ्रॉड से छीन लिए हैं, जो एयरपोर्ट सारे फ्रॉड से लिए हैं, लोगों को धमका के, डरा के, रंगदारी करके लिए हैं, अगर वो जो बेईमानी का पैसा इन 40-50 लोगों से ले लिया जाए तो 70 करोड़ लोगों से ज़्यादा पैसा इन लोगों के पास है। जितना 70 करोड़ लोगों के पास होगा, यानी कि 80 करोड़ लोगों के पास जितना पैसा होगा, जिनको मोदी जी की सरकार ने 5 किलो अनाज का मोहताज बना दिया आज, और गारंटी दे रहे हैं मोदी जी के अगले 5 साल तक इन 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज का मोहताज बना के रखूंगा। अगर इन 40-50 लोगों से इनकी संपत्ति छीन ली जाए, जो कि चोरी की संपत्ति है देश की जनता की, तो ये जो 80 करोड़ लोग हैं ना, इनको राशन लेने की नहीं सरकार से, बल्कि ये गरीबों को राशन बांटने वाले बन जाएंगे। ये लोग सब खुशहाल बन जाएंगे। इन 80 करोड़ लोगों के जो घर है ना, कम से कम ये समझ लीजिए आप 20 करोड़ लोगों को 50 से ज़्यादा हजार रुपए महीने की नौकरी मिल जाएगी एक एक परिवार को। इतना लूट और डकैती मोदी जी और अमित शाह जी ने करा रखी है देश में, उसको अगर हम लोगों की अंबेडकरवादियों की सरकार आएगी तो ज़रूर पहले महीने छीन लेंगे इनके सारे पैसे अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे, और बांट देंगे सारी जनता में। बिल्कुल आपने ये बात कही, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो खुद इस बात से अपने आप को किनारा कर रही कि ये उनका निजी बयान है। नहीं, निजी बयान अच्छा है ना, लेकिन जो ये बेईमान आरएसएस के एजेंट कांग्रेस के अंदर घुसे में, वो नहीं चाहते ना, क्योंकि वो भी तो इन्हीं दलालों के एजेंट हैं। वो भी तो चाइना और पाकिस्तान और आरएसएस के एजेंट हैं। वो क्यों चाहेंगे इन 40-50 लोगों की संपत्ति छीन के देश के गरीबों में बांट दी जाए? क्यों चाहेंगे? वो भी तो इन्हीं के दलाल हैं, वो चोर हैं, वो आरएसएस के दलाल हैं सब। जो व्यक्ति इस बात के खिलाफ बोलता है वो आरएसएस का दलाल है, वो चाइना और पाकिस्तान का एजेंट है,
और वो देश की गरीब जनता के खिलाफ है। मोदी जी क्यों 2014 में क्या कह रहे थे, 15 लाख रुपए दूंगा, कहां से लाने के लिए बोल रहे थे? वो लाए हैं, वो सब पैसा लाए हैं, और उससे ज्यादा उन्होंने दिया है अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को। ये अगर पैसा ईमानदारी से मोदी जी आम आदमी को बांट रहे होते तो आज वो 15 लाख नहीं, कम से कम 40-50 हजार रुपए महीने की नौकरी करने वाला वो हर एक भारत का एक एक परिवार को 40-50 हजार की नौकरी मिल जाती है आज तक। कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो महालक्ष्मी योजना के तहत जो है महिलाओं को 8,500 रुपया प्रति महीना डायरेक्ट खाते में भेजेंगे। तो क्या ये एक तरह से उन्हें मुफ्त में रेवड़ी देने के लायक जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है ना, ये उनका हक है। आप देखिए, बात समझिए, रेवड़ियां तो इनको बांटी जा रही हैं, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू को, जिनको कोई काम करना नहीं आता। अडानी को एक साइकिल बनानी नहीं आएगी, अंबानी को एक मैं कहता हूं कि एक, जिसको कहते हैं ना, एक कुछ बनाना नहीं आएगा, उसको एक कपड़ा नहीं बना सकता वो, मतलब एक कमीज नहीं सी सकता अंबानी, पूरी फैमिली मिलके कुछ नहीं आता उन्हें, सिर्फ चोरी करनी आती है। पुराने भी टाइम में, और यूसुफ लुलू जैसे लोग क्या हैं, वो सब चोर हैं, ये सब चोर है, मैं खुलेआम कह रहा हूं। और ये मेरे ऊपर केस करें, मैं साबित करूंगा कि ये चोर हैं, ये चोर डकैत हैं जो आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके देश को लूट रहे हैं पिछले 10 सालों से, और मोदी जी उनके सहयोगी हैं, इसीलिए लूट पा रहे हैं। ये कुछ काम नहीं करना जानते, और जो 8,500 रुपए है वो देश की जनता का जो इन्होंने चुराया है, वो उनका हक है ना। ये जो भारत देश जो 5वीं इकोनॉमी बना है, क्या ये यूसुफ लुलू की वजह से बना है? क्या ये अडानी की वजह से बना है? क्या ये अंबानी की वजह से बना है? क्या ये मोदी जी की वजह से बना है? क्या ये अमित शाह जी की वजह से बना है? क्या ये निर्मला सीतारमन जी की वजह से बना है? नहीं, हम लोगों का, जो देश की जो जनता है उनकी मेहनत से बना है। इन लोगों ने तो वो देश की जनता का मेहनत का पैसा लूट के इन लोगों को हवाले किया। ये हमारा ही तो पैसा है, और कांग्रेस ये काम कभी नहीं कर पाएगी, मैं पूरी गारंटी से बता रहा हूं। अगर ये जो सलाहकार है ना, जो कांग्रेस पर राहुल गांधी जी को मिसगाइड कर रहे हैं, ये अगर उनके चारों तरफ रहेंगे तो ये वादा कभी पूरा नहीं कर पाएगी कांग्रेस। अभी के अभी जिसने ये इस बयान के खिलाफ बोला है उसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, अभी के अभी, क्योंकि वो आरएसएस का दलाल है। आप अपने बयानों से उद्योगपतियों पे हमला कर रहे हैं, लेकिन क्या उद्योगपति जो देश के विकास में अपना योगदान नहीं देते? क्या वो ऐसे क्षेत्रों में रोजगार पैदा नहीं करते जहां रोजगार की कमी है? देश के विकास के लिए वो ऐसी जो रोजगार देते हैं, फिर से एक तरह से जीडीपी के बढ़ते योगदान में भी उनका योगदान होता है। एक एग्जाम्पल बता दीजिए, कहाँ रोजगार दिए हैं अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू ने, और कितने रोजगार दिए हैं? एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे। जहां वो कंपनियां खोलते हैं, जहां पे अपनी यूनिट बैठाते हैं, कितने रोजगार दिए उन्होंने? जितने रोजगार थे, देखिए मैं आपको कौन सी चीज से एग्जाम्पल से शुरू करूं? एयर इंडिया से शुरू करूं? एयर इंडिया में नौकरियां छीनी हैं या दी हैं? जितनी जो भारत के नवरत्न हैं प्राइवेटाइज हो रहे हैं, उसमें से जो वहां के वर्कर्स थे ना परमानेंट नौकरी पे, उनकी नौकरियां छीन के उन्होंने जो ठेकेदारी प्रथा का इस्तेमाल करके गुलाम बनाए हैं। जिस व्यक्ति की तनख्वाह 1-1.5 लाख रुपए होनी चाहिए थी, उसको 20,000 रुपए दे रहे हैं, और बीच में अपने एजेंट जो ठेकेदार होते हैं उनको 1 लाख रुपए देते हैं, और वो गुलामी करवाते हैं। जो ठेकेदारी प्रथा पे लोग रखते हैं उनको हायर एंड फायर वाली प्रथा पे 20,000 रुपए पे, 10,000 रुपए पे, सफाई कर्मचारियों को तो 5-5 हज़ार रुपए महीना दे के ये काम करा रहे हैं। इतने बड़े चोर और लफंगे बेईमान है ये। इन्होंने कोई नौकरी कभी नहीं दी है, इन्होंने हमेशा नौकरियां छीनी है। इन्होंने कोई नौकरी कभी नहीं दी है, इन्होंने कोई व्यापार नहीं किया, सिर्फ पैसा चुराया है। बैंकों से लोन चुराए हैं और लोन वापस नहीं किए। देश की संपदाएं, जैसे तेल जो देश का निकल रहा है वो हमारा और आपका है ना, और चुरा कौन रहा है? अडानी, अंबानी। ये पोर्ट्स तो हमारे हैं ना, या कि इनके अडानी जी के पिताजी ने बनाए थे पोर्ट्स? बनाए तो मेरे और आपके जो पिताजी थे उनके खून पसीने के कमाई से बने थे ना सारे। और ले कौन जा रहा है? ये सब चोर हैं, मैं खुलेआम बोल रहा हूं। इन्होंने कोई बिजनेस में पैदा नहीं किया, इन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, इन्होंने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, इन्होंने ऑयल रिफाइनरी लगाई ना। ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है? इन्होंने शेयर मार्केट में चोरियां की हैं, डकैतियां की हैं इन्होंने। ये सब चोर डकैत है, और इनका पैसा लेके आम जनता में बांटा जाएगा। जैसे ही हम लोग जरा सी भी पावर में आएंगे, हम लोग बांटेंगे। हम कह रहे हैं ना, हम देंगे 15,000 रुपए, 15 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। अडानी पे आप भी हमला बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी अपने भाषणों में हमला कर चुके हैं, लेकिन अडानी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे जो है फायदा राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था, जब उन्होंने लाइसेंसीकरण को खत्म किया था। मैं क्या कह रहा हूं ना, चाहे राजीव, अब तो राजीव जी का आदमी बता रहा है ना अपने आपको, अब भी जेल भेजेंगे, खत्म बात। अब क्योंकि राजीव गांधी जी ने उसका भला किया था और उसने इतनी बड़ी लूट मचाई है, तो उसको और लंबे टाइम के लिए जेल भेजेंगे। वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा उसका परिवार का एक भी व्यक्ति, ना अंबानी का, ना अडानी का, या ना
यूसुफ लुलू और ये जो 40-50 लोग हैं, इनको इतनी लंबी लंबी सजाएं होंगी अगर एक ईमानदार गवर्नमेंट आ जाए कि इनके परिवार कम से कम हजारों साल की सजा पड़ेगी इनको। इतनी जगह इन्होंने लूट मारी की है और ये मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इनका नाम भी लेता है तो वो बेईमान चोर है। किसी भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति इनकी तारीफ में एक शब्द बोलता है तो वो देशद्रोही है। मोदी जी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो SC ST OBC का जो आरक्षण है वो छीन कर मुसलमानों को दे देगी। और कई बार उन्होंने ये कहा कि पसमानदा मुसलमानों की जो बात है वो अपनी भाषणों में कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हम तो एक ही बात कहेंगे इसमें, जो इसका फॉर्मूले का फॉलो नहीं करता वो देशद्रोही है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसके अलावा ना कुछ ज्यादा ना कम। जो भी इसकी बात करेगा कि हम किसी का हिस्सा छीन के किसी को दे देंगे और किसी का हिस्सा जो उसका नहीं है किसी और का हिस्सा लेके दे देंगे, वो देशद्रोही है। सीधी बात है, अगर मुसलमानों की जितनी संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जितना हिस्सा है देश में उतनी उसकी सभी संपदाओं पे हिस्सा होगा, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का जितनी संख्या है उतना उसका हिस्सा होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ है, सबसे पहले ये हिस्सेदारी दी जाएगी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को, उसके बाद किसी और का नंबर आएगा। ये हमारी उसमें एक एडिशनल, एक तरीके से कहा जाए तो हमारे मन की बात ये है। उसके अलावा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसके अलावा कोई बात नहीं की जाएगी। बाकी सब छल कपट धोखा बेईमानी है। अब मुझे ये बताइए, जो 15% शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, वो आज तक क्या 15% रिजर्वेशन मिली है? एक जगह मुझे बता दीजिए कि 15% बढ़ी और 7 से 8% भी नहीं बढ़ी है। और लड़ाई कराते हैं ये RSS BJP वाले, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के विभिन्न कम्युनिटीज है ना अंदर, कि तुम्हारा हक इसने मार लिया, उसने तुम्हारा हक मार लिया। अबे भैया, जब आधा ही 15% में से अभी तक आधा तो खाली पड़ा है, वही हाल शेड्यूल ट्राइब का है, वही हाल OBC का है। आधे से ज्यादा तो नौकरियां और संपदा सारी खाली पड़ी है, इस्तेमाल ही नहीं हुई। और लड़ाई कराने के लिए इसको उससे लड़ा दें, उसको इससे लड़ा दें, तो तथ्यों पे बात नहीं कर सकते ना। इसीलिए फॉर्मूला एक ही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसके अलावा कुछ नहीं। देश में 70 सालों से ज़्यादा समय बीत चुका है आज़ादी का और 55 साल कांग्रेस ने शासन किया। तो मोदी जी का कहना है कि हमसे ज़्यादा शासन इन्होंने किया है, लेकिन मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या अच्छा काम किया है, हम जब सत्ता में आएंगे तो पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत काम करेंगे। फिर वही बात, पसमानदा मुसलमान कहें या कोई भी मुसलमान कहें, संख्या से ज़्यादा, जितनी उनकी संख्या से ज़्यादा है, हम खुद ही नहीं लेने देंगे उन्हें। हाँ, लेकिन जितनी संख्या है उतना हक हर एक के घर पे पहुंचा के आना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर जैसे ब्राह्मण भी हैं, वो 3% है, 2.5% है, जितने भी हैं, उनका दरवाज़ा खटखटा के उनके घर वो 3% या 2.5% जितने भी निकलेंगे वो उनके घर पहुंचाना ज़रूरी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार से जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, वो जितनी भी संख्या में, उसके घर पे जाके वो हक पहुंचाना किसी भी अच्छी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हम लोगों की सरकारें आएंगी तो हम यही काम सबसे पहले करेंगे। सर, EVM पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो क्या कहेंगे? अब तो चुनाव चल भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने बैलेट पेपर से चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये विषय था ही नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने और हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बात चलाई थी कि जो पेपर बैलेट से चुनाव होने कानूनी है और EVM से चुनाव होने गैर कानूनी है, तो अब ये केस जो हारने के लिए लड़ा गया था, क्योंकि हारने के लिए इसलिए लड़ा गया था क्योंकि इसमें जो सबसे पहला ही जो सो कॉल्ड हमारे लोग थे जो EVM के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने जाके सबसे पहला काम क्या किया, ये बोला कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कोई शक नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो बेईमानी नहीं कर रहे हैं, और हमें यह भी शक नहीं है कि वो किसी पार्टी को या किसी कैंडिडेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए EVM की मशीनों में गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये कहने के बाद तो आप हारने के लिए केस लड़ रहे हैं ना, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा। हमारा साफ साफ कहना है, इलेक्शन कमीशन मोदी जी और अमित शाह जी RSS और BJP को जितवाने के लिए ये मशीनों में गड़बड़ घोटाला कर रहा है। ये बात कहने का हक तो है ना हमें, किसी भी अदालत के सामने और जनता की अदालत में भी, और ये बात हम कह रहे हैं और ये बात हम साबित करेंगे। तो और दूसरी बात ये कि बगैर सबूतों के गए वो वहाँ पे अदालत में, बिना सबूतों के जाओगे तो यही अंजाम होना था। उनके अपने नाम तो हो गए, बहुत नाम कमा लिया उन्होंने, और केस हार भी गए और अब घरों में बैठ गए चुपचाप जाके।
लेकिन हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं ना, वो इससे हार नहीं मानने वाले। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना, उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब रामपुर जाके हम सारे सबूत इकट्ठे कर लाएं, ए से लेके जेड तक, हर एक जो सुरक्षा कवच है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतने सारे सुरक्षा कवच होते हैं ये मशीनों को सुरक्षित रखने के, वो सारों का उल्लंघन चुनाव आयोग ने जानबूझ के, उसके अधिकारियों ने जानबूझ के किया है, हमारे बार बार टोकने के बाद किया है। वो सब सबूत हम इकट्ठे कर लाएं। अब हम डालेंगे पिटीशन और हम करेंगे प्रोटेस्ट दोबारा बड़े वाले, और हम फिर आह्वान करते हैं अगर कोई ईमानदार और सच्चा है तो वो हमारे साथ आए, आंदोलन में जुड़े, पॉलिटिकल पार्टीज भी जुड़े। और ये जो वकील है ना, जो सिर्फ अदालतों में जाके बहस करते हैं एसी कमरों में, उनसे भी हम कहते हैं अगर वो सच्चे हैं तो आए हमारे साथ सड़क पे, पुलिस की लाठी गोली भी खाएं, वरना ये भाषणबाजी बंद करें। ये सब करने से कुछ नहीं होता। आपने जाके केस जो हरवाया है उससे हमें बहुत पीड़ा हुई है। आपने जान के ये केस हरवाया है क्योंकि आपने ये कहा जाके, जो कि सरासर झूठ है, कि आपको चुनाव आयोग पे शक ही नहीं है कोई। हमें पूरा शक है। हम चुनाव आयोग को बेईमान मानते हैं क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट ही मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को साइड में रख के, एक ऑर्डिनेंस लाके, जिसकी अपॉइंटमेंट ही चोरी से हुई हो, वो उससे क्या सच्चाई की उम्मीद करेंगे। और एक ईमानदार आदमी गलती से बन भी गया था तो उसने इस्तीफा दे दिया। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है आरएसएस और बीजेपी की मदद करने के लिए। उनकी कोई निजी वजह भी तो हो सकती थी। किसकी? चुनाव आयोग जिन्होंने इस्तीफा दिया। एक हफ्ता पहले कौन सी, चुनाव के डिक्लेयर होने से एक हफ्ता पहले कौन सी निजी वजह होगी? निजी वजह यही हो सकती है कि उनका जो ज़मीर है वो जाग गया हो। उन्होंने कहा हो कि मैं देश के संविधान और कानून से और देश की जनता से इतना बड़ा धोखा नहीं करूंगा। वरना पूछ लीजिए जाके, कोई और वजह होती तो वो बता नहीं देते अब तक। एक वजह है। अब उनको मार पीट के, ईडी का डर दिखा के कुछ और कहलवा लिया जाए तो वो अलग है, लेकिन हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही है, यही वजह रही होगी। इसीलिए वो अपनी कॉन्शियस को, अपने शीशे को नहीं देख पा रहे होंगे ना, अपने परिवार को नहीं फेस कर पा रहे होंगे, वो इतने शर्मिंदा होंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।